नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करते हैं नीट 2024 फिजिक्स का पेपर। 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे अभी सॉल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पेपर का पूरा एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस के लेवल कैसा था। हर बार नीट का फिजिक्स का जो एग्जाम आता है उसमें क्वेश्चंस जनरली अभी रिसेंटली कुछ ईयर्स में देखा जा रहा है कि क्वेश्चंस सीधे एनसीईआरटी से ही होते हैं। इस बार भी जो पेपर है लगभग जो है एनसीईआरटी से ही था। कुछ एक क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ रही थी, 2-3 क्वेश्चंस में, 4 क्वेश्चंस में। कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा घुमाव था। कुछ क्वेश्चंस में अटेंशंस को टेस्ट किया गया था कि अगर आपने अटेंटिव होके कोई क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो हो सकता है कि आपको आता हुआ है फिर भी आप गलत कर सकते हो। तो एक एक चीज़ इस पेपर की हम देखने वाले हैं कि किस क्वेश्चंस में आपको किस तरह की अप्रोच का यूज़ करना पड़ेगा और किस तरह की अप्रोच को यूज़ किया जा सकता था यहाँ पे। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। हम शुरुआत करने वाले हैं नीट 2024 फिजिक्स का ये क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन जो है 11th का है। क्वेश्चन है कि ए बॉब इज व्रिल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ ए स्ट्रिंग विथ an initial speed omega rpm. The tension in string is t if speed becomes 2 omega while keeping the radius same. While keeping the radius same, इस बात को ध्यान से समझना। The tension in the string becomes, मित्रों कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांध के, अगर m मास का ऑब्जेक्ट रस्सी से बांध के उसको अगर रोटेट कराते हैं ओमेगा वेलोसिटी से, तो यहाँ पे टेंशन जो प्रोड्यूस होता है 11th क्लास में हम ये पढ़ते हैं। जब रोटेशनल मोशन से पहले सर्कुलर मोशन में भी हम ये पढ़ते हैं तो टी की जो वैल्यू आती है टी इज इक्वल टू आता है, या तो आता है ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर वी की वैल्यू को जब आर ओमेगा रख देते हैं तो इसकी वैल्यू आती है एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर आती है। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू है। इसके कई सारे क्वेश्चंस करते भी हैं नोट्स में। अब क्वेश्चन में क्या है कि इस ओमेगा से ओमेगा क्या कर दिया, ट्वाइस ऑफ ओमेगा कर दिया। अगर ओमेगा आप ट्वाइस ओमेगा कर दोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो टेंशन की वैल्यू जो है इनिशियल से कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 4t। मतलब टेंशन कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर आपको सीधा एम ओमेगा स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला सीधा क्लिक कर जाता है तो लगभग 5 से 10 सेकंड में ये सवाल हो जाएगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो, ये भी सर्कुलर मोशन का है। ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, देखो यूनिफॉर्म स्पीड है एक सर्कुलर मोशन में। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से एक सर्कुलर मोशन में जा रहा है, यानी कि यहां पे v है तो यहां पे भी v है और यहाँ पे भी v है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है पूरे सर्कुलर मोशन के दौरान क्या है, सेम है। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आप देखो यहाँ पे वेलोसिटी की क्या हो रही है, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर्स को केवल हम मैग्नीट्यूड से आइडेंटिफाई नहीं करते, वेक्टर्स को हम डायरेक्शन के साथ में भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो डायरेक्शन चेंज हो रही तो हम क्या बोलते हैं, वो वेक्टर चेंज हो रहा है। तो यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो अपन कह सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, नहीं कह सकते। तो ये वर्ड क्या हो गया, गलत। कांस्टेंट वेलोसिटी यहां पे नहीं है। दूसरी बात, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वैसे सेंटर की ओर होता है, डायरेक्शन क्या होती है एक्सेलरेशन की, हर पॉइंट पे सेंटर की ओर होती है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां पे एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे हो गया तो सेंटर की ओर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यहां पे हो गया तो सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यहां पे होगा तो सेंटर की ओर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन क्या हो रही है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन को भी कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। तो ना तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना वेलोसिटी कांस्टेंट है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है बस एक्सेलरेशन वेरिंग है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। फोर्थ ऑप्शन है वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो लगभग 30 से 40 सेकंड का एक टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पहले से अपन शीट में और उनमें प्रैक्टिस करते हैं तो फटाफट आपकी अप्रोच बन जाएगी। तो मेरे ख्याल से 10 से 15 या 20 सेकंड का ये क्वेश्चन होगा जब आप इसको एग्जाम हॉल में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिक गेट का है, 12th क्लास का। लॉजिक गेट्स जो होते हैं बड़े सिंपल से ट्रुथ टेबल्स से ऐसे सवाल होते हैं। क्या है क्वेश्चन लॉजिक गेट का, यहाँ पे एक
दे रखा है ए बी इनपुट के तौर पे और वाई आउटपुट के तौर पे, सेमीकंडक्टर चैप्टर में आता है। लॉजिक गेट्स आधा घंटा मुश्किल से सिखाने को लगता है बच्चों को, लेकिन इस पेपर में, नीट के पेपर में 2 सवाल लॉजिक गेट से आए थे इस बार। 2 सवाल लॉजिक गेट्स के केवल देखने को मिले थे। उसमें से पहला सवाल है कि ए 0 हो, बी 0 हो, लेकिन वाई 1 हो। ए 0 बी 1 वाई 0, ए 1 बी 0 वाई 1 1 1 पे 0। तो कौन सा एक्सप्रेशन जो है इस बुलियन टेबल को, इस ट्रुथ टेबल को एक्सप्रेस कर रहा है? तो यहां पे देखो, अगर हम ध्यान से देखें, b 0 पे y 1, b 1 पे y 0, ये 0 पे 1, 1 पे 0, यानी कि b का जस्ट y क्या है? उल्टा है। b का y क्या है? जस्ट उल्टा। उल्टा होने पे कौन सा हो गया? नॉट गेट आ गया। नॉट गेट को कैसे लिखते हैं? बार लगा के, यानी कि b बार क्या है? y के बराबर है। जो b है वो y नहीं है, b का उल्टा है y, तो b बार क्या हो जाएगा? इस ट्रुथ टेबल का एक्सप्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो 4th क्वेश्चन है वो भी 12th क्लास का है। 12th क्लास का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जिसमें सोलेनॉइड हम पढ़ते हैं। मैग्नेट जब मूव करती है तो फ्लक्स चेंज होते हैं, और उस वजह से जब इलेक्ट्रिक करंट जो है इंड्यूस होता है, तो उस करंट के इंड्यूस होने की जो डायरेक्शन है वो लेंज के रूल के अनुसार होती है। लेंज ने एक रूल दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जब भी कोई कॉइल से फ्लक्स चेंज होते हैं तो उसमें करंट उस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है जो होने वाले चेंजेस को अपोज करे। जो जिस चेंजेस की वजह से उसका ओरिजिन हुआ है उस चेंजेस को वो अपोज करता है। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जो होता है मैग्नेट का, नॉर्थ पोल से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? एंटर होती है। ये मैग्नेट का प्रॉपर्टी होता है। साउथ और नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर होती है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है। जब बार मैग्नेट इस सोलेनॉइड के, जो सोलेनॉइड 2 है, इस सोलेनॉइड की ओर जा रहा है, तो साउथ पोल के अंदर, यानी कि इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस तरफ जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जब ये बार मैग्नेट इधर आ रही है तो इस तरफ जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या हो रही है? यहां पर बढ़ रही है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगा वो इस तरह से होगा कि इस तरफ जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या को कम करें। अब इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाने वाली संख्या को कम करने के लिए उसमें जो इंडक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो इस तरफ होगा, यानी कि करंट का जो इंडक्शन है वो कुछ इस तरह से होगा। तो यहां पे इस तरह से होने का मतलब क्या है? देखो ये वायर ऐसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो करंट कहां से इंड्यूस होगा? डी से सी की ओर। क्यों? क्योंकि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए, तो इंड्यूस करंट क्या होना चाहिए? हमारा अंगुलियों की जो दिशा होती है वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होती है, और अंगूठा हमारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो इसमें डी से सी हो जाएगा। डी से सी में ऑप्शन में हमारा पहला ऑप्शन डी से सी दे रहा है और चौथा ऑप्शन भी डी से सी दे रहा है। तो यानी कि हमें सोलेनॉइड 1 के अंदर भी देखना होगा। सोलेनॉइड 1 के अंदर देखते हैं, तो जब ये बार मैग्नेट इस तरफ जा रही है तो यहां पे इस तरफ जाने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इस तरफ जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या को बढ़ाने वाला काम करेगा इसका इंडक्शन या फिर इसका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस तरफ बढ़ाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का काम करेगा तो हमारी जो अंगुलियों की डायरेक्शन है वो इस तरफ जाएगी। तो यानी कि यहां पे करंट का जो इंडक्शन है वो ए से बी की ओर होगा। तो ए से बी इसमें इंड्यूस होगा और डी से सी इसमें इंड्यूस होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। 12th क्लास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। तो ये भी बड़ा मुश्किल नहीं है, 20 से 30 सेकंड अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो उतने में सवाल ये सॉल्व होने लायक है। यहां पे 5th क्वेश्चन जो है देखो इस एग्जाम का, वो थोड़ा सा यहां पे ट्रिकी था। यहां पे जो गलती होगी वो मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या था कि एक असर्शन दे रखा है ए और उसका दूसरा है रीजन आर। असर्शन दे रखा है कि द पोटेंशियल वी एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, डाइपोल के किसी भी एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल। मित्रों होता क्या है यहां पर कि जनरली हम डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फॉर्मूला ज्यादा ध्यान में रखते हैं, 2kp/r, और इक्वेटोरियल पे टू केपी अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पे kp/r क्यूब। तो यहां पर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो जनरली हम स्किप कर जाते हैं, उस पर इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि पोटेंशियल जो है 2 मीटर डिस्टेंस पे, जैसे ये डाइपोल है, कोई भी डाइपोल है प्लस माइनस, और उसके सेंटर से 2 मीटर की डिस्टेंस पे यहां पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है, यहां पे
डाइपोल मोमेंट P का वैल्यू भी दे रखा है और उसने कहा है कि +-9 इंटू 10⁻³ है। तो मित्रों यहां पर अगर सेंटर से इस तरफ जाएं तो हो सकता है पॉजिटिव पोटेंशियल, और सेंटर से इस तरफ 2 मीटर लें तो नेगेटिव पोटेंशियल हो सकता है। तो यहां पे प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, डिपेंड करेगा कि राइट साइड वाला पोटेंशियल ले रहा है या लेफ्ट साइड वाला। तो पोटेंशियल की दोनों वैल्यूज यहां पे पॉसिबल है, दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। और यहां पे अगर हम फॉर्मूला लगाएं, पोटेंशियल का एक्सियल पोजीशन पे फॉर्मूला होता है kp/r², सिंपली kp/r²। k की वैल्यू को इसने बोला है, आप 9 इंटू 10⁻⁹ ले सकते हो। p की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 4 इंटू 10⁻⁻⁶। तो यहां पे दोनों वैल्यू रखते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, और p की वैल्यू हो गई 4 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय r²। तो r² हो गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 में से प्लस का 6 गया, तो ये आ जाएगा 10⁻+3, और प्लस माइनस दोनों हो सकता है, इसलिए 9 इंटू 10⁻³ बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे इतना पोटेंशियल होगा। लेकिन इसका जो रीजन दिया है, रीजन में एक फॉर्मूला दिया है कि 2p/4πε0r²। इसने देखो फॉर्मूला क्या दे दिया, ये तो दे दिया 2kp/r² दे दिया, लेकिन फॉर्मूला तो क्या होता है kp/r²। इसने रीजन में फॉर्मूला क्या दे दिया 2kp/r², जो कि गलत फॉर्मूला है। लेकिन बच्चों को याद रहता है एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 2kp/r³ होता है, तो वहां से वो दिमाग में भी रहता है। तो ये कंफ्यूज करने वाला एक सवाल था, जिसमें कई बच्चे जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से ध्यान से अगर नहीं पढ़ा, तो हो सकता है वो यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं। तो यहां पे एक चीज ध्यान में रखी जाती थी यहाँ पे, तो पहला एसर्शन सही है, रीजन गलत है, यानी कि तीसरा ऑप्शन देखो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर इस सवाल में। मित्रों अब लेते हैं छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में आप देखिए यहां पे लिस्ट हमें मैच करनी है, 2 लिस्ट दे रखी है इनमें। एक तो लिस्ट 1 में मटेरियल्स अलग अलग तरह के दे रखे हैं और उनके लिए जो ससेप्टिबिलिटी काई की वैल्यू है वो हमें देखनी है। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एकदम दिया हुआ है, वैल्यूज हमें याद ही रखनी होती है। डायामैग्नेटिक के लिए काई नेगेटिव होता है, फेरोमैग्नेटिक के लिए काई बहुत ज्यादा होता है। इन दो को अगर मैच कराएं, ए का हो गया सेकंड और बेरोमैग्नेटिक के लिए बी का हो गया थर्ड, तो ए का सेकंड बी का थर्ड, केवल फर्स्ट ऑप्शन ही यहां पे मैच कर रहा है, बाकी भी आप चेक कर सकते हो। तो इस सवाल का जो आंसर है 6th क्वेश्चन का वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 12th क्लास का, बार मैग्नेट की तरफ से मैग्नेटिज्म में से पूछा गया है। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.049 टेस्ला, यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई बार मैग्नेट रखी हुई है। उस बार मैग्नेट पर जब उसे ऑसिलेट कराते हैं तो ये पाया गया कि ये 20 पूरे ऑसिलेशन करने में 5 सेकंड का टाइम लेती है। इस बार मैग्नेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 9.8 इंटू 10⁻⁻6 है। तो पूछा गया कि इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। यहां पर उसके लिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, जहां पे x कितना है, x इंटू 10⁻⁵ के टर्म्स में है, तो x की वैल्यू क्या होगी। बहुत सारे बच्चे सवाल को पूरा नहीं पढ़ेंगे, तो ये यहां पे नहीं देखेंगे, यहीं तक पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट में सीधा आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे x इंटू 10⁻⁵ के टर्म्स में आंसर निकालना है। यहाँ पे बार मैग्नेट के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूरा एनसीईआरटी बेस, t बराबर 2π√में I/MB। आपको t दे रखा है, i दे रखा है, b दे रखा है, m पूछा है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4π² टाइम्स I/MB। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है m, इसकी वैल्यू आ जाएगी I/4π² I/t² इंटू b। अब देखो हमें I दे रखा है, B दे रखा है, लेकिन T डायरेक्टली यहां पे टाइम पीरियड नहीं दे रखा, लेकिन उसके लिए निकालने के लिए बोल रखा है कि 20 राउंड को कंप्लीट करने में 5 सेकंड लगते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक राउंड को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, वो होता है टाइम पीरियड। तो 20 को पूरा करने में लगता है 5 सेकंड का टाइम लगता है, तो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा 5/20, तो ये हो जाएगा 1/4। तो
तो 1/4 सेकेंड क्या हो गया हमारा यहाँ पे टाइम पीरियड हो चुका है। तो यहाँ पे m के फॉर्मूले में वैल्यू रखते जाते हैं 4 पाई स्क्वायर, i की वैल्यू हमें दे रखी है 9.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर 16 हो गया, और b की वैल्यू है 0.049। तो यहाँ पे b की वैल्यू के साथ में अगर मैं यहाँ पे डेसिमल के एक पॉइंट तक 4.9 बनाऊं इसको, तो मुझे 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 4.9 से 9.8 2 टाइम्स चला जाएगा। 16 को ऊपर लेके जाएंगे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 30 इंटू 2 इंटू 4 होता है 128। तो 128 पाई स्क्वायर, ये 100 ऊपर जाएगा तो ये 10⁻⁻6 को बना देगा 10⁻⁻4। अब हमें आंसर 10⁻5 के टर्म्स से निकालना है। तो अगर यहाँ पे 10⁻⁻4 की बजाय 5 करना है तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 1280 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻5। तो 1280 पाई स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, क्योंकि x इंटू 10⁻⁻5 के टर्म्स में हमें आंसर निकालना था। तो x की वैल्यू कितनी है 1280 पाई स्क्वायर। तो फोर्थ आंसर इसका करेक्ट है 12th क्लास का मैग्नेटिज्म चैप्टर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 12th क्लास का है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में से पूछा गया है। फिर 9th क्वेश्चन 11th का आ जाएगा एरर एनालिसिस का। पहले 8th क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है कि कोई आइडियल ट्रांसफॉर्मर है और उसमें NP/NS का वैल्यू हाफ है। एनसीईआरटी बेस्ड है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। प्राइमरी जो कॉइल है उसमें और सेकेंडरी कॉइल जो है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो 1/2 है। तो द रेशो VS/VP, यानी कि सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज का रेशो है वो कितना होगा। मित्रों यहाँ पे एक फॉर्मूला सिंपल सा VP/VS या फिर VS/VP जो होता है वो हमेशा NS/NP के बराबर होता है, NS/NP के। और करंट के केस में ये थोड़ा उल्टा रहता है, यानी कि NS/NP यहाँ पे हो जाता है IP/IS। तो करंट में ये रेशो उल्टा रहता है, लेकिन वोल्टेज में ये नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल ही होता है। तो हमें VS/VP पूछा है, लेकिन NP/NS दे रखा है। फटाफट में ये गड़बड़ हो सकती है बच्चों से, क्योंकि NP/NS दे रखा है तो दिमाग में ये चल सकता है, क्योंकि एंजाइटी होती है, उस समय लोड होता है, एकदम घबराहट हो रही होती है, समय निकल रहा होता है, तो ऐसा सोचते हैं कि चलो इसने भी VP/VS पूछा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नीट एग्जाम जो है वो आपके पेशेंस का एग्जाम है, वो आपके IQ का कम, लेकिन पेशेंस और आप कितना रिलैक्स होके चीजें कर सकते हो। क्योंकि जब आप डॉक्टर बनोगे तो अगर आप किसी का ऑपरेशन कर रहे हो और वहां पे हड़बड़ाहट कर लोगे तो कोई दूसरी मसल या आर्टरी काट दोगे। तो उस हिसाब से आपको रिलैक्स रहना है। यहाँ पे VS/VP पूछा गया है, NP/NS दे रखा है, तो VS/VP का रेशो कितना आ जाएगा, NS/NP क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2:1। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है VS/VP के लिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल, केवल फॉर्मूला बेस्ड था। ये 9th क्वेश्चन जो है वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे वर्नियर कांस्टेंट पूछा गया है और ये दिया गया है कि वर्नियर कैलिपर के अंदर N+1 डिवीजन जो है वर्नियर स्केल के वो कोइंसाइड करते हैं N डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये सवाल में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि कैलकुलेशंस यहाँ पे रहेगी। और 1 MSD की वैल्यू दे रखी है 0.1 mm। तो पता लगाइए कि वर्नियर कांस्टेंट कितना है। यहां पे देखो MSD की वैल्यू 0.1 मिलीमीटर में दे रखी है, लेकिन वर्नियर कांस्टेंट पूछा है सेंटीमीटर के अंदर। तो दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। अगर आप बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर एग्जाम नहीं दे रहे हो तो सीधा मिलीमीटर को यहाँ पे भी क्या आंसर निकाल दोगे, मिलीमीटर में आंसर चेक करोगे तो मिलेगा नहीं, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान रखना मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट भी करना है आगे जाके। जो वर्नियर कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है MSD माइनस VSD। यहां पे हमें VSD की वैल्यू नहीं पता, VSD की वैल्यू पहले निकालते हैं। जो वर्नियर कांस्टेंट होता है वो होता है MSD माइनस VSD। इन दोनों का जो डिफरेंट होता है वही होता है वर्नियर कांस्टेंट C। तो हम यहां पे VSD की वैल्यू निकालते हैं, MSD दे रखा है। VSD बराबर देखो क्या, N+1 जो वर्नियर स्केल डिवीजन है, यानी कि N+1 VSD जो होंगे, N+1 VSD ये बराबर है कितने, N डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन, यानी कि N जो है MSD के बराबर है।
n MSD के बराबर है। तो यहाँ पे VSD की जो वैल्यू है, एक VSD जो होगा, एक VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, ये बराबर हो जाएगा n अपॉन n+1 MSD के। ठीक है, एक VSD किसके बराबर हो गया? n टाइम्स n MSD अपॉन n+1 के बराबर हो गया। अब वर्नियर कांस्टेंट C निकालना है, तो MSD में से VSD घटा दिया, तो MSD माइनस VSD कितना है? n अपॉन n+1 MSD है। तो एलसीएम लेंगे तो n+1 MSD में से n MSD घटेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी MSD अपॉन n+1, ये आ जाएगा MSD अपॉन n+1। अब MSD की वैल्यू, हमें C की वैल्यू किसके बराबर आ गई? MSD अपॉन n+1। MSD का वैल्यू है 0.1 mm। जैसे ही यहां पे आप 0.1 mm रखोगे मिलीमीटर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/10 n+1 आएगा। देखो ऑप्शन में ये दे रखा है, नहीं ऑप्शन में वो नहीं दे रखा, तो यहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन ये मिलीमीटर में आया है और आपसे पूछा किस में गया है? सेंटीमीटर में। तो आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट भी करना होगा। पहले मैं 0.1 को यहां पे 0.1 है उसे 0.1 जो मिलीमीटर है उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर के लिए 1000 का डिवाइड कर दिया और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड कर दिया। तो 100 से 100 कैंसिल, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा, यानी कि नीचे किसका डिवाइड आएगा? 100 का आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/100 टाइम्स n+1, ये आ जाएगा वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू। यस, क्या हुआ? तो 1/100 n+1, ये क्या आ गया? वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। कैसे याद है? 11th क्लास में पढ़ा था, है ना? थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन रिलैक्स होकर कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा। 11th में पढ़ा था वर्नियर कैलिपर? नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा, है ना? अब देखो 11th का ही क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट, वो भी आपको बताना है। फोर्स का क्वेश्चन है, एनएलएम का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एनएलएम हम बहुत सारी अलग अलग तरह की एडवांस लेवल की पढ़ते हैं, लेकिन एनएलएम बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन का फोर्स ए और बी, दो ब्लॉक है 2 kg और 3 kg के, इनके ऊपर लगाया जा रहा है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, ए के द्वारा बी पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एन, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो निकाल लो इन दोनों बॉडीज का जो कंबाइंड एक्सेलरेशन होगा वो कितना आएगा। कंबाइंड एक्सेलरेशन कैसा आएगा? फोर्स बराबर ma, तो F बराबर ma, यानी कि एक्सेलरेशन आ जाएगा F अपॉन m। फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन का लग रहा है और टोटल मास कितना है? 2 + 3 5। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो इस 3 kg वाली बॉडी के लिए केवल हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो 3 kg वाली बॉडी का एक्सेलरेशन हमें पता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है कौन सा लग रहा है? नॉर्मल फोर्स ही लग रहा है जो ए बी पे अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे n किसके बराबर होना चाहिए? ma के बराबर होना चाहिए। तो n बराबर क्या हो जाएगा? ma, m हो गया 3 और a हो गया 2, यानी कि कितना हो जाएगा नॉर्मल फोर्स की वैल्यू? 6 न्यूटन। बहुत ही सिंपल सा 2-3 लाइन का आंसर था इसमें। तो 6 न्यूटन क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा ए और बी के बीच में। बड़ा सिंपल सा सवाल है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन ये है वेव का, 11th क्लास का जो वेव टॉपिक है उसका है 11th क्वेश्चन। उसमें दे रखा है कि अगर x = 5 sin πt + π/3 रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ ए पार्टिकल। अच्छा, SHM का है, वेव का नहीं है। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन रेस्पेक्टिवली आर। देखो SHM की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन उससे कंपेयर करने का सवाल है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। x = a sin ωt + phi, ये SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। जो साइन के बाहर है, साइन के बाहर कौन है? 5, तो 5 क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। तो 5 यहां पे देखो 5 मीटर में है, तो इस 5 की यूनिट क्या है? मीटर है। क्वेश्चन में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मीटर, यानी कि इन दोनों में से 2 और 4 में से कोई एक आंसर होगा।
अब पूछा है दूसरा कि टाइम पीरियड क्या होगा। अब यहां पे अगर कंपेयर करें तो टाइम का जो कॉफिशिएंट होता है ये क्या होता है, ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहां पे, पाई। और टाइम पीरियड टी क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा का पाई रख दिया तो टी कितना आ गया, 2 सेकंड आ जाएगा। यानी कि एम्पलीट्यूड 5 है और टाइम पीरियड 2 सेकंड। तो कौन सा आंसर हो गया, दूसरा। दूसरा आंसर हो गया यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 12th क्वेश्चन, 12th क्लास का। यहां पे 12th क्लास का सिंपल एनसीईआरटी में इसकी इक्वेशन है, उसी पे बेस्ड है। क्या है कि द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए बैटरी हुज ईएमएफ इज 10 वोल्ट। एक 10 वोल्ट की ईएमएफ की बैटरी है, उसका हमें टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम के लिए और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम। टर्मिनल वोल्टेज का सीधा एनसीईआरटी में फॉर्मूला है कि टर्मिनल जो वोल्टेज होता है वी, वो ईएमएफ माइनस आई आर होता है। सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है एनसीईआरटी का, ईएमएफ माइनस आई आर। आई की वैल्यू निकालनी है, ईएमएफ की वैल्यू 10 वोल्ट बैटरी की दे रखी है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दे रखा है। आई का वैल्यू निकालना है तो आई बराबर क्या हो जाएगा, टोटल 10 वोल्ट है और कितना रेजिस्टेंस है सर्किट का, 4 + 1 5, यानी कि करंट कितना है, 2 एम्पियर है। तो वोल्टेज आ जाएगा ईएमएफ 10 माइनस आई हो गया 2, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 का तो 10 में से 2 गया, यानी कि 8 वोल्ट। 8 वोल्ट कौन सा ऑप्शन, तीसरा, थर्ड इज आंसर। तो बड़ा सिंपल सा सवाल, सीधा फॉर्मूला बेस्ड, तो तीसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है कि ये एटम्स के बारे में है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली लैंग्वेज का है। बड़ा सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस कॉमन सेंस आपको ध्यान में रखना है कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। बिल्कुल सही बात है, एटम्स के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस हिसाब से बिल्कुल सही बात बोल रहा है। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड इमिट दियर कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम। ये बात गलत बोल दी, क्योंकि हर सारे एटम जो होते हैं वो स्टेबल है, और ये कह रहा है कि स्टेबल है फिर भी कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम इमिट करे, तो ऐसा नहीं होता। एटम्स केवल वो ही कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम इमिट करते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियाई ही केवल अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस का एमिशंस करते हैं, बाकी नहीं करते। और सारे एटम्स स्टेबल हो नहीं है, जो हायर एटम्स होते हैं जैसे ये अपने यूरेनियम वगैरह रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, वो स्टेबल नहीं होते हैं, तो वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या फिर ईएम रेडिएशंस का इमिशंस करते रहते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट ही सही है, तो तीसरा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये 13 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे आते हैं। 14 क्वेश्चन है कि इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये भी यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है, 12th क्लास का टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स में। C is velocity of light in free space. The correct statement about photon among the following are. photons के लिए हमें correct statement देखना है। सबसे पहले photon की energy E बराबर एच न्यू, बिल्कुल सही बात। एक photon की energy E बराबर एच न्यू होता ही होता है। दूसरा, the velocity of a photon is c, बिल्कुल फोटोन जो है स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करता है, तो ए और बी सही है। ए और बी, ए बी सी डी, ए सी डी ये तो गलत हो गया, ए बी डी, तो 1 2 4 में से देखना है। तीसरा ऑप्शन, द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज पी इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। तो देखिए फोटोन का जो मोमेंटम है, वैसे तो ये फॉर्मूला ही होता है जो हमें याद रखना होता है कि मोमेंटम पी जो है वो एच न्यू अपॉन सी होता है, वरना जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है ई बराबर एम सी स्क्वायर, वहां से भी आप इसे फटाफट निकाल के देख सकते हो, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो एम सी की वैल्यू ई अपॉन सी आती है, जो एम सी है वो कितना आ जाता है, E अपॉन में C, यही फोटोन का मोमेंटम है। तो E अपॉन सी, E कितना एच न्यू, तो एच न्यू अपॉन सी क्या हो गया, फोटोन का मोमेंटम हो गया। तो बिल्कुल सही बात, एच न्यू अपॉन सी, यानी कि C भी सही है। डी ऑप्शन है, इन ए फोटोन इलेक्ट्रॉन कॉलिजन, जब फोटोन और इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन होता है तो बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। देखो टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम तो बिल्कुल हमेशा कंजर्व रहता ही है, ये प्रिंसिपल तो हमेशा लागू होता है। तो यहाँ पे जो डी है
वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट ई है कि फोटोन जो है पॉजिटिव चार्ज होता है फोटोन के पास। अगर आपको डी में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो जो लास्ट ई है वो तो बिल्कुल भी सरासर गलत है, तो ई तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा सही? ए बी सी एंड डी, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो यहां पे सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, देखो 15 क्वेश्चन में लग ऐसे रहा है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी, लेकिन 15 क्वेश्चन यहाँ पे आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उससे आप इस सवाल को सॉल्व करोगे तो बड़ा फास्ट कर लोगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन के लिए ट्रांजिशन दे रखा है एंड 3 से 2 के लिए, 4 से 2 के लिए, 5 से 2 के लिए, 6 से 2 के लिए, और उसके लिए अलग अलग वेवलेंथ्स की वैल्यू दे रखी है और पूछा है कि इनको मैच करवाओ। अब देखो, अगर आप वेवलेंथ निकालने वाला जो फॉर्मूला होता है रेबर का 1/λ इज इक्वल टू रेबर कांस्टेंट 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन पढ़ते हैं, अगर वो फॉर्मूला लगाएंगे तो कैलकुलेशन बड़ा फास्ट चला जाएगा, बहुत ज्यादा चला जाएगा। इसको यहाँ पे स्मार्टली करना है। देखो, सबसे ज्यादा हाईएस्ट जंप जो हो रहा है 6 से 2 में जो जंप हो रहा है, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी रिलीज करेगा। हाईएस्ट एनर्जी रिलीज जब होती है तो वेवलेंथ सबसे कम होती है। जब एनर्जी हाई होती है तो वेवलेंथ कम होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पे वेवलेंथ की बात है तो डी ऑप्शन जो सबसे बड़ा जंप है, सबसे कम वेवलेंथ में कौन आ जाएगा? पहला आ जाएगा। और सबसे जो शॉर्ट जंप है 3 से 2, उसके लिए वेवलेंथ मैक्सिमम कौन सा है? तीसरा। तो ए का थर्ड होना चाहिए, डी का फर्स्ट होना चाहिए। ए का थर्ड और डी का फर्स्ट केवल सेकंड ऑप्शन में ही है, तो आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से आपको अप्रोच लगानी है। वहां पे अगर कैलकुलेशन करने बैठ गए तो ये एक सवाल आपका 10 मिनट खा जाएगा, पर 10 मिनट नहीं खा के आपको स्मार्टनेस का यूज करना, आपके दिमाग का यूज करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, जिसने कैलकुलेशन करने बैठ गया उसका तो नीट हो गया, चाहे कितना ही वो स्मार्ट हो, कितना ही हार्ड वर्कर हो। बस यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड प्लस आपका स्मार्टनेस दोनों काम करना चाहिए तो ही हो सकता है। 16 क्वेश्चन वापस 12th क्लास का। फिर यहाँ पे एक टाइटली वाउंड 100 टन्स का कॉइल है, इस तरह से कॉइल, सर्कुलर कॉइल, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, कैरीज ए करंट ऑफ 7 एम्पियर, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल इज, परमिबिलिटी दे रखी है इतनी 4.10⁻⁷। इस सवाल में जैसे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है सर्कुलर कॉइल की वजह से, ये होता है μ0 I अपॉन में ट्वाइस ऑफ R, है ना, और नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज को जब कैलकुलेट करेंगे b की वैल्यू को, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा μ0 हो गया 4π × 10⁻⁷ और I की वैल्यू दे रखी है 7, नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू R, R दे रखा है 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 10 ऊपर जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 को इसमें लेके आएंगे तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो -4 और इनको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × π × 7, 7 है तो 7 का 7 × 2 यानी कि 14 π टाइम्स 10⁻⁻⁴, ये हमारा आंसर है। लेकिन यहाँ पे देखो पाई के टर्म्स में नहीं है, यानी कि यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 यूज की गई है ना, तो 3.14 यहाँ पे यूज की गई है, तो 14 को आप 3.14 × 10⁻⁻⁴ करोगे तो आप देखिए यहाँ पे 42 के आसपास आएगा। 42 से 14 × 3 कितना होता है 42, सब में 44 ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो ये लगभग 44 ही आने वाला है। लगभग अपन को इसको ले लेते हैं 44 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। लेकिन आंसर मिली टेस्ला दोनों में है, तो अपन इसको मिली टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए इसको लिख सकते हैं 4.4 × 10⁻³ टेस्ला, या फिर ये कितना हो जाएगा 4.4 मिली टेस्ला हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे कई स्टेप है जहां पे गलती होने के चांस है, तो आपको बस रिलैक्स होके थावस के साथ एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ सॉल्व करना है, तो वहां पे कोई गलती नहीं होगी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। 17 क्वेश्चन में आते हैं। 17 क्वेश्चन फिर लॉजिक गेट का सवाल, ये दूसरा लॉजिक गेट का सवाल है। एनसीईआरटी में वैसे जो पीछे के सवाल हैं उनमें ये सवाल इस तरह के काफी दिए हुए हैं, और इसका अगर बुलियन टेबल वगैरह बनाओगे आप, पूरा इसको सॉल्व करोगे
तो अगर अपन देखें, जैसे ये तो एंड हो गया, ये और हो गया, और ये डॉट लगा हुआ है तो ये नॉर हो गया, ये नॉट है, ये तो नॉट गेट हो गया, ये नॉर गेट हो गया, ये भी नॉर गेट हो गया। तो ए का अगर बुलियन टेबल बनाए अपन, ए बी और फिर उससे वाई क्या मिलने वाला है, ए अगर जीरो ले और बी को भी जीरो ले तो चेक करते हैं कि वाई क्या आएगा। ए जीरो जीरो, तो नॉट गेट में इक्वेशन होती है ए प्लस ए का बार, तो जीरो जीरो का बार, यहां पे देखो इसमें भी ए इनपुट है, इसमें भी ए इनपुट है, तो ए प्लस ए का बार, तो जीरो जीरो का जीरो गया, जीरो का बार क्या हो गया 1, तो यहां से 1 आएगा। अब यहां से 1 आ रहा है, ए यहां से ये 1 इनपुट दे रहा है, और बी देखें तो यहां पे बी का जीरो जीरो, तो और गेट के लिए ए डॉट ए का बार, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो का बार 1, तो यहां से भी 1 आ रहा है। अब 1 1 के लिए यहां पे इसमें लगाएंगे ए इंटू बी का बार, तो ए इंटू बी, यहाँ पे 1 1 इंटू 1 का, तो 1 आ गया, 1 का बार वापस क्या हो जाएगा 0, तो y कितना आ रहा है 0, 0 0 पे क्या हो रहा है 0 हो रहा है। और इसी तरह से आप 1 1 पे देखोगे तो ये 1 आएगा, 0 1 पे देखोगे तो 1 आएगा, और 1 0 पे देखोगे तो 1 आएगा। जिस टेबल से हमें पता चलता है ये एंड गेट का ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ये एंड गेट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा है एंड गेट। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्मल रेजिस्टेंस पे बेस्ड है। इसमें L लेंथ है किसी वायर की, 12th क्लास का है, 12th क्लास के बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, डिवाइड किया जाता है 10 इक्वल पार्ट्स में, 5 पार्ट्स को फिर सीरीज में कनेक्ट करते हैं और बाकी रेस्ट 5 पार्ट्स उनको भी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो अगर 100 ओम के रेजिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया है तो ईच पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो 10 ओम हो जाएगा। 100/10 किया, 10 ओम का एक रेजिस्टेंस हो गया। अब उनमें से 5 को तो सीरीज में लिया गया और फिर बाकी 5 को ऐसे पैरेलल लिया गया। इन 5 को सीरीज में लेंगे तो 5 सीरीज में जब जाएंगे तो उनका जो रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि एक का 10 है तो 5 का कितना हो गया इनका 50 ओम, तो ये सीरीज वाले तो 50 ओम दे देंगे, और ये जो 5 पैरेलल में होंगे 10-10 के 5 पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 10/5 यानी कि 2 ओम हो जाएगा। ये 2 ओम है, ये 50 ओम है, इन ये दोनों क्या है आपस में फिर सीरीज में है, तो 50 + 2 कितना हो जाएगा 52 ओम हो जाएगा। तो 52 ओम क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो सवाल न्यूक्लियर फिजिक्स का, कि एक्स में से अल्फा पार्टिकल निकला, वाई में फिर पॉजिट्रॉन ऐड हुआ, फिर जेड में से बीटा माइनस निकला, फिर पी में से ई माइनस निकला, फिर फाइनली क्यू बना। तो क्यू का एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा, तो ये देखो हमें निकालना है, और इसके लिए कुछ वैल्यूज हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि जब भी अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर का तो 2 का लॉस होता है, मास नंबर का 4 का लॉस होता है। तो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे निकला तो y के नीचे यहाँ पे तो 80 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 286। अब देखो यहां से E+ निकल रहा है। E+ कब निकलता है, जब एक प्रोटॉन किसमें न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो यहां से प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो एटॉमिक नंबर में तो 1 का कमी आ जाएगा, लेकिन मास नंबर जो है ओवरऑल सेम रहेगा, 286 ही रहेगा। अब बीटा माइनस निकला है। बीटा माइनस जब निकलता है, बीटा माइनस निकलने का मतलब क्या है, वापस एक न्यूट्रॉन वापस किस में बदला है, प्रोटॉन में बदला है, तो यहां पे वापस 80 हो जाएगा और ये 286 ही रहेगा। फिर E- निकला है तो यानी कि एक न्यूट्रॉन वापस प्रोटॉन में बदला है, यानी कि ये 81 हो जाएगा और वो तो 286 ही रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 286 एंड 81, तो 4th आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 12th क्लास न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस है, बिल्कुल एनसीईआरटी से बिल्कुल भी बाहर नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 11th क्लास का अब क्वेश्चन कि मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा एक स्टील वायर का जो 1 मीटर लेंथ का है, जिसकी इलास्टिक लिमिट और यंग मॉडुलस जो रेस्पेक्टिवली दे रखे हैं 8 × 10⁸ और 2 × 10⁻11।
मित्रों यहाँ पे हमें पता होता है कि जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं वाई, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन है ना। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, वाई होता है। हमें मैक्सिमम सिग्मा मैक्सिमम दे रखा है, उसके लिए इलोंगेशन पूछा है, वाई भी दे रखा है, तो इलोंगेशन की वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम। ये तो है स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है हमारा डेल्टा एल अपॉन एल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन में वाई, और डेल्टा एल जो इलोंगेशन है वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन वाई टाइम्स एल हो जाएगा। सिग्मा कितना है अपना, सिग्मा हमारा मैक्सिमम इलोंगेशन, देखो पहले दे रखा है हमें मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट का, ये दे रखा है इलोंगेशन, तो ये हो गया 8 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय ये यंग मॉडुलस 2 इंटू 10⁻11 इंटू लेंथ कितनी दे रखी है वायर की, 1 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻3, तो 4 इंटू 10⁻3 कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो गया ना, 8 में से 11 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 मिलीमीटर। तो कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, 4 मिलीमीटर। नेक्स्ट है इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग मॉडुलस, ये भी फिर 12th क्लास का क्वेश्चन, कि मोनोक्रोमेटिक जो सोर्स है कोई लाइट का, उसे हम रिप्लेस कर देते हैं व्हाइट लाइट से। व्हाइट लाइट में और मोनोक्रोमेटिक लाइट में अंतर क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट में एक सिंगल कलर होता है, येलो है तो केवल येलो होगा, बैंगनी है तो केवल बैंगनी होगा, रेड होगा तो रेड होगा। लेकिन व्हाइट कलर की क्या खासियत होती है, व्हाइट कलर में हमारे सारे तरह के कलर होते हैं, सभी तरह के कलर्स होते हैं। अब ये कह रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो यहां पर क्या होगा, यहां पे देखो जो पोजीशन होती है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो होती है लैम्डा के प्रोपोर्शनल। आप ऐसा ध्यान रखो, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है यहां पे, तो लैम्डा के प्रोपोर्शनल होगा जो भी हमारे फ्रिंज पैटर्न की पोजीशन होती है। अब व्हाइट लाइट के अंदर अगर अलग अलग कलर है तो हर कलर की वेवलेंथ अलग होगी, वेवलेंथ अलग होगी तो हर कलर की जो फ्रिंज की पोजीशंस हैं वो भी अलग अलग होगी। तो अगर व्हाइट लाइट का यूज करते हो, जैसे ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, मान लो इसमें यहां से जाता है और यहां पे जाता है, तो सेंट्रल जो फ्रिंज बनेगी, यहां पे सेंट्रल जो मैक्सिमा बनेगा, उसके लिए सबका पाथ डिफरेंस, चाहे रेड हो चाहे ब्लू हो चाहे किसी भी तरह का विबिग्योर, यहाँ पे क्योंकि व्हाइट जो लाइट होती है, व्हाइट लाइट में विबिग्योर पैटर्न होता है, तो सेंट्रल फ्रिंज के लिए सबका जो पाथ डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो सभी यहां पे सेंट्रल फ्रिंज की पोजीशन तो क्या होगी, सभी की सेम होगी। इस वजह से सेंटर पे तो हमें क्या मिलने वाला है, यहां पे व्हाइट ही मिलेगा। तो पहला है इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर, नहीं डिसअपियर तो नहीं होता। देयर विल बी सेंट्रल डार्क फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंज, नहीं सेंट्रल ब्राइट ही रहेगा और वो सबका कॉमन होगा। तीसरा है देयर विल बी ए सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस, बिल्कुल सही, ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। सेंट्रल जो है फ्रिंज वो व्हाइट फ्रिंज ही होगी क्योंकि सभी कलर्स की जो फ्रिंजेस हैं वो यहाँ पे ओवरलैप होंगी। लेकिन अगर ऊपर वाली फ्रिंज और नीचे वाले फ्रिंजेस की पोजीशन देखें तो वो लैम्डा पे डिपेंड करेगी, तो वो यहाँ पे क्या होगा, व्हाइट जो रेड का फ्रिंज है अलग होगा, ग्रीन का अलग होगा, ब्लू का अलग होगा, वायलेट का अलग होगा, तो वो पैटर्न और नीचे वाला पैटर्न अलग अलग होगा। तो सेंटर पे तो व्हाइट होगी और सराउंडिंग में क्या होगी, कलर्ड फ्रिंजेस होगी। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा, वो इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी भी इंस्टेंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है, 11th क्लास का क्वेश्चन है पार्टिकल का, वो दिया हुआ है 2t-1। जो डिस्प्लेसमेंट है वो किससे दिया जा रहा है, 2t-1 से। एसआई यूनिट है यहाँ पे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 5 न्यूटन फोर्स द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, सिंपल सा फॉर्मूला होता है F.V। तो F.V या फिर फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स का वेलोसिटी में मल्टीप्लिकेशन करना है इंस्टेंटेनियस पावर के लिए, वेलोसिटी हमें निकालना है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है V इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है x इज इक्वल टू 2t-1, टाइम के साथ डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी कितना आ गया 2, और फोर्स कितना है 5 न्यूटन, तो पावर कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी कि 10। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है यहाँ पे। तो ये था 22nd क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 23rd नंबर क्वेश्चन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग तो ये है कि भाई जो सोलर सेल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक का क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर का।
और यहाँ पे सीधा डायरेक्ट एनसीईआरटी में इसका ग्राफ दिया हुआ है, वहीं से पूछा गया है कि फॉर ए सोलर सेल द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ गिवन ग्राफ। बिल्कुल सही बोल रहा है यहाँ पे। आप जब सोलर सेल का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो इस तरह का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देता है, क्योंकि सोलर सेल जो होता है बिना वोल्टेज अप्लाई किए भी करंट देता है, लेकिन जब वोल्टेज अप्लाई करते हो तो करंट रुक जाता है और एक रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज में करंट जीरो हो जाता है। तो सोलर सेल का जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो इस तरह का होता है। बिल्कुल सही है ए यहाँ पे कि आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। नेक्स्ट है कि रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन के अंदर डायोड में जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर में मेजर होता है। बिल्कुल फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर में होता है, रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर में बिल्कुल होता है। पर इसमें बोला यह है कि ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज केयर। अब होल्स की वजह से ऐसा होता है, ये जरूरी ये नहीं होता, क्योंकि पीएन जंक्शन है तो उसमें तो दोनों ही रहते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन होल्स। उसका कारण अलग होता है, वोल्टेज बैरियर बढ़ जाता है, वो मेनली इसका कारण रहता है। तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, उस वजह से चार्ज जो है जंक्शन पॉइंट को पार नहीं कर पाते, तो वो रिवर्स बायस का एक्चुअल में रीजन तो वो होता है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वाला जो रीजन है उसको अपन सही नहीं कह सकते। तो ए तो करेक्ट है लेकिन बी इसमें करेक्ट नहीं है, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11th क्लास का क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन देखिए। कॉलिजन का सवाल है यहाँ पे। 11th के वैसे कम सवाल देखने को मिले यहाँ पे, लेकिन अभी आपको 11th के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 24 क्वेश्चन क्या है, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगोज कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन। ध्यान रखना ये वर्ड अगर इन इलास्टिक से इलास्टिक पढ़ लिया तो सवाल का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए कंप्लीटली इनइलास्टिक वन डायमेंशनल कॉलिजन है। द बॉडी ए मूव्स विद वेलोसिटी v1 while the body b is rest before collision. Velocities of the system after collision is v2. The ratio of v1 v2 is, दो सेम मास के बॉडीज हैं, ये v1 से आ रही है, इसकी वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में है। कॉलिजन के बाद में क्या होगा, मान लो कॉलिजन के बाद में पूरे सिस्टम की वेलोसिटी क्या कह रहा है, ये v2 हो जाती है, तो v1 और v2 का वेलोसिटी का रेशो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाया, पहली बॉडी के लिए mv1, दूसरी बॉडी के लिए m इंटू वी, ये तो हो गया 0, ये बराबर होगा कंबाइंड मास इनका 2m हो जाएगा और वेलोसिटी कंबाइंड हो जाएगी v2, है ना। इन इलास्टिक कॉलिजन में दोनों बॉडीज क्या होती है, चिपक के चलती है। इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, दोनों आपस में जुड़ के साथ में चलती है ना, याद है ना। तो यहाँ पे v2 की वैल्यू क्या आ गई, v2 इज इक्वल टू आ जाएगा v1/2। तो v2 आ गया v1/2, हमें रेशो पूछा है v1 अपॉन v2 का, तो v1 अपॉन v2 कितना हो जाएगा, v1 अपॉन v2 आ जाएगा मेरे ख्याल से 2:1। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सवाल है रे ऑप्टिक्स में से आया है, प्रिज्म का। प्रिज्म रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन का एक केस है। सवाल क्या है कि यहां पर ए लाइट रे एंटर थ्रू ए राइट एंगल प्रिज्म एट पॉइंट P with angle of incidence 30 degree as shown figure, travel through prism parallel to line BC। ये जो AC बेस BC प्रिज्म पैरेलल टू BC, ये BC के पैरेलल चलती है ये वाली लाइट, तो और ये जो है फिर इमर्ज होने वाली वो AC के पैरेलल आ जाती है। तो इस केस में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा इस प्रिज्म का। यहां पे कैलकुलेशन वाला सवाल है, ध्यान से समझना। ये 90 डिग्री नॉर्मल, जो प्रिज्म एंगल है वो भी 90 डिग्री है, ए की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है, ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हमें 2 बार स्नेल्स लॉ लगाना पड़ता है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, बाहर एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो पहले P पॉइंट पे लगाया स्नेल्स लॉ, तो 1 इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू साइन, ये मान लो इंसिडेंट एंगल जो रिफ्रैक्टेड एंगल R1 है और ये R2 हो जाता है, तो म्यू साइन R1 हो गया। पहला यहां पे सिग्नल्स लगाया 1 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू साइन R1। दूसरी जगह यहां पे लगाया तो ये हो जाएगा म्यू साइन R2 इज इक्वल टू, बाहर एयर है तो 1 साइन, और यहां पे रिफ्रैक्टेड एंगल है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया।
ठीक है। तो यहां से म्यू साइन R2 की वैल्यू जो है, म्यू साइन R2 की वैल्यू ये आ जाती है 1। म्यू साइन R1 की वैल्यू आ जाती है 1/2 यहां से, और म्यू साइन R2 की वैल्यू आ जाती है 1। दोनों को अगर डिवाइड करें, म्यू साइन R1 अपॉन म्यू साइन R2, तो म्यू से म्यू कैंसिल, यानी कि साइन R1 अपॉन साइन R2 की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। म्यू साइन R1 अपन तो 1/2 हो गया। अब देखो एक रिजल्ट होता है कि R1 और R2 का जो सम है वो A के बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, A के। A जो कि क्या है, 90 डिग्री। तो यहां पे हम R2 की जगह R2 बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस R1 हो जाएगा, यहां पे वैल्यू रखा, तो साइन R1 अपॉन साइन R2, R2 कितना हो गया 90 माइनस R1 बराबर कितना हो गया 1/2। तो ये हो जाएगा साइन R1 अपॉन कॉस R1 बराबर कितना हो गया 1/2, यानी कि tan R1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/2 के बराबर आ गई। अपन को निकालना तो क्या है, म्यू का और R1 का देखो क्या रिलेशन है, म्यू R1 किसके बराबर, म्यू टाइम साइन R1 किसके बराबर, 1/2 के। तो म्यू क्या हो गया हमारा, म्यू की देखो वैल्यू क्या है, म्यू इज इक्वल टू है 1/2 साइन R1 के बराबर है, यानी कि हमें tan R1 मिल गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, साइन R1। तो यहां पे देखो राइट एंगल ट्राइंगल अगर ऐसा बनाए हैं जिसका ये एंगल R1 है, तो tan R1 के लिए ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो यहां पे परपेंडिकुलर 1 है, बेस 2 है, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा रूट में 5। तो साइन R1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 अपॉन रूट 5 हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे 1 अपॉन रूट 5 करेंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/2 1 अपॉन रूट 5, तो ये आ जाएगा रूट 5/2। तो कौन सा आंसर हो गया, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर, रूट 5/2। ओके, तो ये प्रिज्म का सवाल है रे ऑप्टिक्स में से। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, सिंपल सा, पर ध्यान से करना है हमें, मॉडर्न फिजिक्स का है। मॉडर्न फिजिक्स में से भी कई सवाल पूछे गए हैं। दे रखा है कि एक वेरिएशन हमें 1/λ² और काइनेटिक एनर्जी E के अंदर ग्राफ देखना है। तो देखो हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा बराबर होता है h/mv या फिर h/रूट में 2m/ke, ऐसा होता है फॉर्मूला, रूट में 2m/ke आता है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा h²/2m/ke, ke को मैं लिख देता हूं e। ग्राफ बनाना है 1/λ² और e के बीच में, तो e इधर ले आता हूं, तो e इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा h²/2m टाइम्स 1/λ²। तो 1/λ² और e ये दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। हमें किसके बीच में ग्राफ बनाना है, 1/λ² और e, क्योंकि ये दूसरे के प्रोपोर्शनलिटी में y बराबर mx वाला ग्राफ, यानी कि ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन। तो फोर्थ यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट सवाल है, द क्वालिटीज विच हैव सेम डायमेंशन एज दो सॉलिड एंगल आर। सॉलिड एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, एंगल होता है। तो यहाँ पे कौन कौन डायमेंशन लेस है, स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा L/L, लेंथ अपॉन लेंथ, कोई डायमेंशन नहीं होती। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं, तो फर्स्ट सही हो जाएगा। सॉलिड एंगल होता है, उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो उसी तरह से इसका भी कोई डायमेंशन नहीं। जो नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है कि एन पोलराइज लाइट बीम स्ट्राइक टू ए ग्लास सरफेस एट ब्रिविस्टर एंगल, देन रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, और इस तरह का सवाल है। देखो ये जो पोलराइजेशन का सवाल है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, जो 12th क्लास की सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर है, यहाँ पे जब भी पोलराइजेशन होता है ब्रिविस्टर एंगल पे, तो ये पाया जाता है कि जो इंसिडेंट रे आती है इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट होता है। पहली बात तो ये रिफ्रैक्ट होने वाली और रिफ्लेक्ट होने वाली जो रेज है दोनों 90 डिग्री पे होती है। दूसरी बात, जो रिफ्लेक्ट होती है ये पूरी तरह से पोलराइज्ड होती है, और ये जो है वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है।
एनसीईआरटी में बिल्कुल मेंशन्ड है ये बात, तो कोई यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए जिसने भी सही ढंग से पढ़ा है। द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज, द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज। तो फोर्थ आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड। ये देखिए यहाँ पे 11th का सवाल। The moment of inertia of thin rod about an axis passing through its midpoint and perpendicular to rod is 2400 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना। लेंथ ऑफ द रॉड कितनी है? 400 ग्राम रॉड का मास है नियरली। यहां पे अगर रॉड के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ml स्क्वायर बाई 12 होता है। तो यहाँ पे L निकालना है, I हमें दे रखा है। I देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, मास ग्राम में है और सेंटीमीटर में पूछा है तो यूनिट कन्वर्जन का कोई जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे वैल्यूज रखोगे तो L की वैल्यू सेंटीमीटर में नहीं आएगी। तो I की वैल्यू है 2400 इज इक्वल टू M निकालना है, M दे रखा है सॉरी 400 ग्राम 400, L स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और ये हो गया 12, ये 4 से ये कितना गया 6 टाइम्स 12 इंटू 6 हो गया 72। अब 72 का जो रूट है L बराबर कितना आएगा? रूट ऑफ 72। 72 का रूट देखो क्या होगा? 81 का रूट होता है 9, 64 का रूट होता है 8 होता है ना। 64 का रूट क्या होता है 8 और 81 का कितना होता है 9। तो जो L की वैल्यू है वो किसके बीच में है? 8 से 9 के बीच में। कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ 8 से 9 के बीच में? क्या पहला नहीं हो जाएगा? अब कोई बच्चा कहते हैं कि यार 72 का रूट क्या होता है क्या होता है क्या होता है, वहाँ पे टेंशन में आ जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। तो यहाँ पे 8.5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। सरफेस टेंशन का सवाल है। इसे हम वाटर के ऊपर रखते हैं, कोई थिन सर्कुलर डिस्क को, ठीक है। इफ सरफेस टेंशन वाटर का इतना है देन एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक अवे फ्रॉम सरफेस इज। अब देखो सरफेस टेंशन जो है पूरा इस सर्कुलर जो सरकमफेरेंस है उसके अलोंग लगेगा यहाँ पे सरफेस टेंशन। तो हमें अगर जो सरफेस टेंशन T होता है वो कितना होता है? F अपॉन L होता है। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? T इंटू L के बराबर हो जाएगी। तो जो भी सरफेस टेंशन है वाटर का उसमें L का मल्टीप्लाई कर देंगे। L का मल्टीप्लाई कितना करेंगे? क्योंकि सरकमफेरेंस के अलोंग ही लगता है। सरकमफेरेंस हमारी यहाँ पे क्या होगी? लेंथ होगी, तो उसी का ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? T की वैल्यू है 0.07 और लेंथ हो जाएगा 2 पाई R। R कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 100 का डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस लेकिन स्मार्टली करनी है, क्योंकि ये हो जाएगा 7/100 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 100। एक और है, देखो कैलकुलेशन स्मार्टली यहाँ पे कैसे करेंगे। 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 इंटू 7 हो गया 63। 63 में मल्टीप्लाई करना है 3.14 का, डिवाइड करना है 10,000 का। अब देखो 10,000 का डिवाइड करना है, सारी बातें मिली में चल रही है। वैसे ये वैल्यू बहुत कम आने वाली है, तो सब कुछ मिली में ही चलने वाला है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को 6.3 इंटू 3.14 और नीचे ले लेता हूँ 1000। अब देखो हमें आंसर मैच कराना पड़ेगा। 6.3 को 3.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 18 के आसपास आता है। तो ये 18 से ज्यादा कौन है? 19.8, 198। तो 18 से ज्यादा ये है ना। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू लगभग क्या आने वाली है? ऑप्शन में देखें तो ये क्या होगा? 19.8 ही होगा। तो 19.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो गया। इसको मिली न्यूटन में लिख सकते हैं, 19.8 मिली न्यूटन। तो इतना फोर्स चाहिए, यानी कि फर्स्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्लास का 31 नंबर क्वेश्चन। तो देखो क्या है ये सवाल। बहुत जल्दबाजी में कई लोगों ने गलत किया था। ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू ए साइक्लिक ABCD साइक्लिक प्रोसेसेस थर्मोडायनेमिक्स, इस तरह से। द वर्क डन बाय गैस अलोंग द पाथ BC, खाली BC का पूछा। डायग्राम क्या दे दिया? पूरा साइक्लिक सारे डेटा दे दिए। साइक्लिक में फिर सब करने बैठ गए कि इस रेक्टेंगल का पक्का एरिया पूछा होगा।
है ना, पर नहीं पूछा इसने। खाली पाथ बीसी के लिए, खाली पाथ बीसी के लिए, बीसी वाला जो पाथ है उसमें क्या रह रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन क्या होता है, हाँ कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो वर्क डन क्या होता है, जीरो। तो जीरो वर्क डन हो जाएगा, पहला आंसर सही है ना। तो एकदम सिंपल सा सवाल था, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए पूरा साइक्लिक यहाँ पे दिया गया और उससे आंसर कई लोगों ने गड़बड़ किया होगा पक्का। A wheel of bull clock cart rolling on a level road shown in figure, point P और Q का पूछा है कि P और Q are highest and lowest point on the wheel respectively। तो P और Q में से स्लो कौन मूव करता है, हाई कौन मूव करता है। देखो Q पॉइंट की वेलोसिटी, अगर ये प्योर रोलिंग मोशन है तो Q की वेलोसिटी तो क्या होती है, जीरो। और जो P की वेलोसिटी है वो कितनी होती है, 2v होती है। इसकी वेलोसिटी v होती है। तो कौन मूव कर रहा है ज्यादा, P जो है वो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा और Q से। तो P मूव्स फास्टर देन पॉइंट Q। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेविटेशन का। द मास ऑफ प्लेनेट is 1/10 that of the earth and its diameter is half that of the earth. The acceleration due to gravity of the planet is, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये स्मॉल जी की वैल्यू होती है, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर ग्रेविटेशन फोर्स में। अब ये कह रहा है कि मास अपन कर देते हैं 1/10। मास तो क्या कर दिया, m अपॉन 10 कर दिया, और रेडियस क्या कर दी, हाफ कर दी। तो इसका 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा, है ना। बाकी चीजें सेम है तो वो क्या हो जाएगा, 9.8 टाइम्स 4/10। 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 39.2। 39.2 में फिर 10 का डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 3.92। तो 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था, कोई भी कर सकता था इस सवाल को। फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, स्मॉल जी का फॉर्मूला याद है। ये एब्सेंट थी, ग्रेविटेशन सीखा नहीं था, चलो ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे सीधा देख सकते हो 2 2 2 2, तो व्हीट स्टोन ब्रिज यानी कि ये तो हो जाएगा कैंसिल। 2 और 2 सीरीज में है तो 2 और 2 सीरीज में बना देंगे 1 माइक्रोफेरेड, और ये भी 2 और 2 सीरीज में क्या बना देंगे 1 माइक्रोफेरेड। इनका दोनों का पैरेलल जुड़ जाता है, 1 और 1 मिलके क्या बन जाएंगे वापस 2 माइक्रोफेरेड बन जाएगा। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो 34 का क्या हो गया, 2 माइक्रोफेरेड, फर्स्ट इज आंसर। नेक्स्ट 35 पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, एक सिंपल सा नॉलेज कि स्फेरिकल सेल जो है चार्ज्ड है और इसके C और P पॉइंट जो है ना 2 पॉइंट C एंड P, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो स्फेरिकल सेल जो होती है उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है, सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है उतना ही पोटेंशियल क्या होता है इसके अंदर भी होता है। तो VC और VP की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। पोटेंशियल किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर और सरफेस पे, अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है और वो सरफेस के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे दोनों पोटेंशियल जब सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है कि VT ग्राफ दे रखा है, आपको AT ग्राफ बनाना है ना। 1D मोशन का एक सवाल दिया गया है, VT ग्राफ दे रखा है। VT ग्राफ में क्या है कि शुरुआत में वेलोसिटी 0 थी, तो एक्सेलरेशन भी शुरुआत में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिल्कुल 0 है, सभी ग्राफ में 0 है। फिर वेलोसिटी और टाइम एक लीनियर ग्राफ के तहत बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कौन बता रहा है, यहाँ पे देखो ये तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग बता रहा है, गलत। ये भी एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग बता रहा है, गलत। ये एक्सेलरेशन देखो कांस्टेंट बता रहा है और ये एक्सेलरेशन बता ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, बस सीधा, है ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, फिर एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है। एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट और पॉजिटिव है। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है। 0 पॉजिटिव कांस्टेंट, फिर 0, फिर नेगेटिव एंड कांस्टेंट। थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पे सही है 1D मोशन का। 37 क्वेश्चन में आते हैं कि द मास ऑफ बॉब इन सिंपल पेंडुलम। फिर SHM का एक और सवाल आया है यहाँ पे। ए सिंपल पेंडुलम का जो मास है वो 3 टाइम कर दिया जाता है और लेंथ इसकी हाफ कर देते हैं,
जो नया टाइम पीरियड का ऑसिलेशन है वो x/2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल हो जाता है, तो x की वैल्यू क्या है? थोड़ी कैलकुलेशन से रिलैक्स होके करना है। t बराबर कितना होता है? 2 पाई रूट में l अपॉन में g। मास 3 गुना कर दिया तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या सिंपल पेंडुलम के? क्योंकि मास पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। l को क्या कर दिया है? हाफ कर दिया, तो l को l/2 कर दे तो यहाँ पे 2 पाई रूट में l को l/2 कर देंगे तो ये नीचे क्या आ जाएगा? जो पुराने वाला टाइम पीरियड है उसका √2 आ जाएगा ना, ये 1/√2 है ना। तो जो नया टाइम पीरियड है टी न्यू, ये पुराने वाले का क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x/2 ऑफ ओरिजिनल, यानी कि टी जो न्यू है वो क्या है? पुराने वाले का x/2 टाइम्स है। मैं यहां पे टी न्यू की वैल्यू को t/√2 रख देता हूं, तो t/√2 इज इक्वल टू टी टाइम्स x/2। टी से टी कैंसिल, 2 इधर लाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/√2, यानी कि कितना आ गया x की वैल्यू? √2 आ जाएगी। थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। तो x का वैल्यू कितना हो गया? √2 आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो 38 क्वेश्चन, फिर 12th का क्वेश्चन। यहां पे 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर को जोड़ा हुआ है 210 वोल्टेज के सोर्स और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले सोर्स के साथ में। उसमें पीक करंट पूछा है, पीक करंट आईपी। मित्रों एक यहां पे गड़बड़ जो होती है, देखो आईपी की वैल्यू क्या होगी? जो पीक वोल्टेज होगी, और ये प्योर कैपेसिटर सर्किट है तो किसका डिवाइड कर देंगे? एक्सी का, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसका डिवाइड कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में वीपी नहीं दे रखा है, ये 210 दे रखा होता है। ये बात ध्यान में रखना, ये VRMS होता है। ये गड़बड़ी सवाल में होने के चांसेस रहती है, बाकी नॉर्मल सा सवाल है। एक्सी की वैल्यू जो है निकालनी पड़ेगी हमें 1/ωc। एक्सी का वैल्यू रख दिया, ओमेगा का वैल्यू नहीं दे रखा तो 2 पाई एफ इंटू सी, यहाँ पे वैल्यू रख दिया तो आईपी की वैल्यू आ जाएगी वीपी। वीपी नहीं दे रखा, हमें VRMS दे रखा है, तो VRMS जो होता है वो होता है VRMS इज इक्वल टू होता है VP/√2। तो VP हो जाएगा √2 टाइम्स VRMS, तो VP की वैल्यू रख दी √2 टाइम्स VRMS, और XC की वैल्यू रख दी 1/2 पाई FC। ऊपर जाएगा तो पीक करंट की वैल्यू का फॉर्मूला बनेगा √2 टाइम्स VRMS इंटू 2 पाई FC। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, 2√2 VRMS हो गया 210 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 50, कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोफैरेड, तो उसको 10⁻⁻6 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखिए 50 इंटू 2 ये तो 100 हो गया, तो 100 को 100 इंटू 10 ये 10⁻³ प्लस का हो गया, ये 10⁻3 इसमें लेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। फिर 210 को 3.14 से और 1.414 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.93 आ जाएगा। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे, देखो 210 और ये 1.414, यहाँ पे √2 की वैल्यू 1.414 रख लेनी है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था, जिस विद्यार्थी के पास में बाकी सवालों से समय अगर उसने बचा रखा है तो इस सवाल पे फोकस करके बहुत कम समय में कर सकता है। √2 को 4.14 लिख लिया, ये 210 हो गया, ये 3.14 हो गया, और 50 इंटू 2 100 इंटू 10 1000, 1000 को इसको दे दिया तो ये हो गया 10⁻³ फिर 210 ये 14 42, 42 इंटू 210 किया तो लगभग ये 930 के आसपास आएगा, और उसको 930 को 10⁻³ दिया तो ये आ जाएगा 0.93 के आसपास। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पेशेंस के साथ कैलकुलेशन करनी होती है ऐसे सवालों में। 39 नंबर क्वेश्चन जो है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का है, जिसमें टीवी ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है? टीवी ग्राफ, और अलग अलग गैसेस के लिए दे रखा है, और P1 P2 P3 में ऑर्डर पूछा है। P1 P2 P3 में ऑर्डर पूछा है आइडियल गैस के लिए। तो क्या है देखो, हम जानते हैं कि PV बराबर होता है nRT। ठीक है, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा
P अपॉन में NR टाइम्स V, ठीक है। तो टीवी ग्राफ में P क्या सिग्निफाई करता है? स्लोप को। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका प्रेशर क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। स्लोप किसका सबसे ज्यादा है? देखो, एक तो इसका स्लोप है, इसका स्लोप है और इसका स्लोप है, तो क्या इसका स्लोप सबसे ज्यादा नहीं है? तो P1 क्या है सबसे ज्यादा, P2 फिर क्या हो जाएगा, P3। बड़ा सिंपल सा सवाल था, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल सा, ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी इस सवाल में। नेक्स्ट जो है सवाल, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे जिस बच्चे ने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड और जिसका नॉलेज एकदम क्लियर है, फंडामेंटल्स क्लियर है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को लेके, वही ये सवाल कर सकता है। एक आयरन बार है, लेंथ L है, जिसका इसका मैग्नेटिक मोमेंट M है। अब कहते हैं कि इट इज बैंड टू मिडल ऑफ इट्स लेंथ सच दैट टू आर्म्स मेक एट 60 डिग्री एंगल। इसको मिडल से बैंड कर दिया ऐसे, इस तरह से। अब ये L/2 हो गया, ये L/2 हो गया और ये एंगल है 60 डिग्री, यानी कि बीच में से ब्रेक कर दिया, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब ये कह रहा है कि विद ईच अदर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यू मैग्नेट क्या होगा, ये जो नई मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। अगर हम किसी बार मैग्नेट को बीच में से काट देते हैं तो उसका जो रिमेनिंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो M/2 हो जाता है, लेंथ के हाफ होने की वजह से। पोल स्ट्रेंथ वही रहती है लेकिन लेंथ हाफ हो गई तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, M/2। इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा M/2। ये दोनों 60 डिग्री पे है। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना, ये नॉर्थ पोल था, ये पहले साउथ पोल था, क्योंकि ये नॉर्थ था, ये साउथ था। ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, ये साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा। यानी कि अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो होता है साउथ से नॉर्थ। वो क्या होता है, साउथ से नॉर्थ। तो इसका तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M/2 इस साइड है और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस साइड है, साउथ से नॉर्थ। जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है डायपोल में, यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। तो ये 60 डिग्री है, ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री का। यानी कि M/2 के दो वेक्टर है जिनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट, जब भी दो इक्वल वेक्टर होते हैं तो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आता है, 2a cos θ/2 आता है। यहाँ पे 2 इंटू एम की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू जो होगी, एक वेक्टर कितना है इक्वल वेक्टर का, M/2। cos थीटा है 120 डिग्री, 120/2, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, m इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, M/2 आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल था। जिस बच्चे के वेक्टर के प्रिंसिपल बढ़िया तरीके से क्लियर है, जिस बच्चे का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका फंडा क्लियर है, तो वही ये सवाल कर सकता है। बाकी करने में मुश्किल होगा या फिर गलत कर देगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 41। यहाँ पे 41 क्वेश्चन, फिर यहाँ पे एक ग्रेविटेशन का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड एक सैटेलाइट ऑफ स्मॉल m फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, मास कैपिटल M, रेडियस r से सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एन एल्टीट्यूड 2r। देखो एल्टीट्यूड 2r बोला है यहाँ पे, सेंटर से डिस्टेंस नहीं है, ये सेंटर से डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, अगर सरफेस जो है रेडियस r है और यहाँ से 2r के ऑर्बिट में, 2r के ऑर्बिट में इसको घुमाना है, किसको, सैटेलाइट को। तो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। देखो सबसे पहली बात तो एक तो हमें चाहिए होगी यहां से यहां तक की पोटेंशियल एनर्जी, प्लस यहां पे कुछ वेलोसिटी भी देनी पड़ेगी ताकि ये क्या करता रहे, ऑर्बिटल मोशन करता रहे। तो वेलोसिटी कितनी देनी पड़ती है, इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यहां पे mv²/r, r कितना हो गया 3r, ये बराबर होना चाहिए इस तरफ ग्रेविटेशन g कैपिटल M स्मॉल m/3r के होल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए इस पोजीशन पे। तो यहां से तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि यहां पे पहुंचने पर काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए। देखो यहां से यहां तक पहुंचने में काइनेटिक प्लस इधर का पोटेंशियल का डिफरेंस, ये दोनों का सम जो होगा हमारा टोटल एनर्जी होगा। तो mv²/3r ये बराबर हो गया g कैपिटल M स्मॉल m/9r² के, एक r से r कैंसिल हो गया। तो यहां से mv² की जो वैल्यू है वो हो जाएगी
जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 3r, या फिर मैं हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू देखूं तो ये हो जाएगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 6r। यानी इतनी तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना रिक्वायरमेंट है हमें पोटेंशियल एनर्जी का, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 3r, माइनस इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो इतना हमें पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस चाहिए होगा, या फिर 1 माइनस 1/3। तो ये मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी चाहिए, 1 में से 1/3 गया, ये हो गया 2/3 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो इतना तो पोटेंशियल चाहिए, इतना काइनेटिक चाहिए, तब जाके ये हमारी ऑर्बिट में स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें हम काइनेटिक एनर्जी ऐड कर देते हैं, 2/3 में 1/6 ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर को ऐड कर दिया, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/6 टाइम्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5/6, यहाँ पे 5/6 जी कैपिटल एम अपॉन जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 6r। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव था, जिसके फंडामेंटल्स क्लियर है एकदम अच्छे तरीके से, वही ये सवाल सही तरह से अटेम्प्ट कर पाएगा। नेक्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 12th क्लास का फिर सवाल। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है कनेक्टिंग टू ए बैटरी थ्रू ए रजिस्टर। इफ आई इज द करंट इन द सर्किट देन गैप बिटवीन द प्लेट्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उसका सवाल है। जब भी किसी कैपेसिटर को, जिसने बढ़िया तरीके से ये इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े हैं, इस तरह का चीज़ें पढ़ा है, ईएम वेव चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, उसको पता होगा कि अगर यहाँ पे करंट आई है तो यहाँ पे करंट आई होता है, और यहाँ पे वायर ना होने के बावजूद भी एक इनविजिबल करंट होता है जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो सवाल के ऑप्शंस देख लीजिए। देयर इज नो करंट बिटवीन द प्लेट्स, नहीं, गलत बात। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन द करंट, बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन सही है इसका। तो जिसने ईएम वेव पढ़ा है सही ढंग से, बस ये सवाल हो जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस इज दैट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका ये दूसरा सवाल है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कौन सी नहीं है। फास्ट अपने क्या पढ़ लेते हैं, कौन सी है, लेकिन ये किसके लिए पूछा गया है, नहीं है। वो ट्रांसवर्स होती है नेचर में, बिल्कुल होती है। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक की और मैग्नेटिक की इक्वल होती है, बिल्कुल होती है। उनका स्पीड इक्वल होता है 1/रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल होता है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये गलत हो गया, क्योंकि जितनी भी ईएम वेव्स है, ईएम रेडिएशंस है, वो एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से इंड्यूस होती है। कोई भी चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कोई भी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और कोई भी चार्ज अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, ईएम रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका गलत है, पूछा है नॉट के लिए, तो ये हमारा टिकअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 43 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर है कि एक मेटालिक बार है, यंग मॉडुलस उसका दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है, लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0 से 100 तक गर्म किया विदाउट एक्सपेंशन ऑफ और बेंडिंग। उसको एक्सपेंशन उसका रोका गया है, तो उस एक्सपेंशन को रोकने के लिए कितना कंप्रेसिव फोर्स चाहिए होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा थर्मल स्ट्रेन जो होता है, अगर मैं डेल्टा एल अपॉन एल करूं थर्मल स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी, इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, इस थर्मल स्ट्रेन की वजह से जो फोर्स डेवलप होगा, क्योंकि y बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो सिग्मा हो जाएगा यहाँ पे y टाइम्स एप्सिलॉन, और सिग्मा हो गया एफ अपॉन ए, ये हो गया y टाइम्स एप्सिलॉन, तो f की वैल्यू हो जाएगी y टाइम्स एप्सिलॉन। एप्सिलॉन तो हो गया अपना अल्फा डेल्टा टी और मल्टीप्लाई बाय एरिया ए। तो फोर्स जो होगा कंप्रेसिव, उसकी वैल्यू आएगी y टाइम्स y कितना दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻11, अल्फा दे रखा है 10⁻⁻5, डेल्टा टी दे रखा है 100, और एरिया दे रखा है कितना 10⁻⁻3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 8,
11 और 2 13, 13 में से 8 गया, कितना बचा? 13 में से 8 गया 5 यानी कि 0.5 इंटू 10⁵ बचा। 2 जीरो और दे देंगे इसको तो 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो ये 11th क्लास का क्वेश्चन जिसमें लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और यंग मॉडुलस दोनों का कॉम्बिनेशन लिया गया है। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। 45 नंबर क्वेश्चन, इसको करने में आईक्यू की जरूरत है, जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है और जिसने ये डायोड देखा। जिसने डायोड नहीं देखा वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। सवाल है कि करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव ब्रिज बैलेंस, कैन अचीव, कौन कर सकता है? कौन कर सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज जिसमें 10/15, 10/5 और डायोड का कुछ मान लो हो जाए, उसके बराबर आ जाए। तो 10/15 प्लस 10 ये बराबर होना चाहिए, इन दोनों का रेशो के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर देखें तो 10/15 ये तो हो गया 2/3, ये हो जाएगा 2/1। लेकिन डायोड का भी कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है, और ये डायोड क्योंकि फॉरवर्ड बायस में तो बिल्कुल व्हीटस्टोन सर्किट के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे देखें तो डायोड रिवर्स बायस में है, तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि रिवर्स बायस में ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगा। तो ये तो कभी भी बैलेंस व्हीटस्टोन बन ही नहीं सकता। और इसमें अगर देखें तो इसमें डायोड फॉरवर्ड बायस में है, लेकिन इसके पैरेलल में क्या है, 5 ओम रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, 5 से कम ही होगा। तो हमें क्या चाहिए, 10/15 है, 10 यहाँ पे 15 के आसपास, यानी कि 5 से तो वो रेजिस्टेंस ज्यादा ही होना चाहिए। तो ये 5 से ज्यादा दे ही नहीं पाएगा, इसलिए गलत है। ये तो 15 से बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। और ये जो है लास्ट वाला ऑप्शन पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बैटरी इस तरफ लगी हुई है, तो ये क्या हो गया, वापस रिवर्स बायस में हो गया इस बैटरी के लिए, तो ये 15 से बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है ये वाला, ये 10/15, ये 10/15 बिल्कुल दे सकता है फॉरवर्ड बायस के लिए। तो 45 का पहला ऑप्शन ही सही हो सकता है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस फॉर्म में दे सकता है, बाकी नहीं दे सकते। 46 नंबर क्वेश्चन, ए सीट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ ए मैग्नेटिक पोल। कोई मैग्नेटिक पोल के सामने हमने कोई शीट रख दी इस तरह से, शीट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल है। द फोर्स इज नीडेड टू होल्ड द सीट देयर इफ इट इज मैग्नेटिक। अगर ये मैग्नेटिक है तो इसको अगर होल्ड करना है तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए होगा, क्योंकि मैग्नेट इसको, ये मैग्नेट है और ये मैग्नेटिक पोल है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसको होल्ड करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल चाहिए पड़ेगी। दूसरा है फोर्स इज नीडेड टू होल्ड द सीट इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक। अगर नॉन मैग्नेटिक है तो इसको होल्ड करने के लिए हमें फोर्स की जरूरत क्यों पड़ेगी, ये मैग्नेटिक डायपोल नॉन मैग्नेटिक केस में फोर्स लगाएगा ही नहीं, तो नहीं चाहिए, बी गलत। मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग, बिल्कुल। अगर ये पोल है और कंडक्टिंग शीट को हम दूर ले जा रहे हैं तो इस शीट के अंदर एडी करंट्स बनते हैं, एडी करंट्स के अपोजिट वर्क करने के लिए हमें फोर्स चाहिए होगा, तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। और डी ऑप्शन, मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज बोथ नॉन कंडक्टिंग नॉन पोलर। अगर नॉन कंडक्टिंग और नॉन पोलर है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराना है तो हमें फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक पोल यूनिफॉर्म, इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा नॉन कंडक्टिंग और नॉन पोलर होने के केस में। तो डी भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन से, ए और सी ही सही है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है 46 का। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है कि the plates of a parallel plate capacitor is connected to a battery are moved closer to each other। जो parallel plate capacitor है उसकी plates किसी बैटरी से कनेक्टेड है, और देखो बैटरी से जब कनेक्टेड रहता है तो इसका वोल्टेज जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा।
इसमें इस तरह के सवाल करते हैं कि कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्टेड रखा या बैटरी से हटा दिया जाए। बैटरी से हटा देते हैं तब तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर बैटरी से कनेक्टेड रखें तो क्या कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहने वाला है। और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो D कम हो रहा है तो C की वैल्यू तो बढ़ेगी, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, V कांस्टेंट रहेगा, Q बराबर CV होता है। V कांस्टेंट है, C बढ़ रहा है तो Q भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इंक्रीजेस, बिल्कुल सही। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर डिक्रीजेस, एनर्जी के लिए हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला काम में लिया। तो यहां पे क्योंकि C बढ़ रहा है, V कांस्टेंट है तो A भी बढ़ेगा, तो B तो गलत हो गया। कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रही है, बिल्कुल करेगी। रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन सेम, Q अपॉन V की वैल्यू, Q बराबर CV होता है तो CV अपॉन V, यानी कि C का वैल्यू अगर देखें तो C तो वैल्यू घट रहा है, तो ये कह रहा है कि रेशियो जो है वो सेम रहता है, नहीं रहता, गलत बात बोल रहा है। फिर कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, चार्ज यानी कि चार्ज और वोल्टेज, QV की वैल्यू तो Q क्या हो गया, CV। तो CV इंटू V यानी कि CV स्क्वायर की वैल्यू, C क्योंकि बढ़ रहा है तो CV स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, बिल्कुल सही। तो A भी सही है, यहाँ पे A भी सही है, C भी सही है, A सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है यहाँ पे, कि दो हीटर है A और B जिनकी पावर रेटिंग है 1 किलोवाट और 2 किलोवाट रेस्पेक्टिवली। पहले इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, बाद में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो जो पावर आउटपुट होगा इन दोनों का वो किस रेशो में होगा। तो पहले तो देखो, जो हीटर है उनको सीरीज में कनेक्ट किया, एक तो है 1 किलोवाट का, दूसरा है 2 किलोवाट का। जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसमें करंट सेम रहेगा, P बराबर होता है I स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन R या फिर I इंटू V। पावर के ये तीन फॉर्मूले होते हैं। तो यहां पे पहले केस में अगर I सेम रहा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, पावर के इक्विवेलेंट ही है। पावर और रेजिस्टेंस में क्या प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है, अगर करंट सेम है सीरीज में। तो यहां पे पहले केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये प्रोपोर्शनल होगा 1+2 यानी कि 3 के प्रोपोर्शनल आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में कह रहा है कि उनको पैरेलली जोड़ दिया, तो पैरेलली जोड़ दिया तो V स्क्वायर अपॉन R, V फिक्स रहेगा। तो पावर और रेजिस्टेंस क्या आएंगे, एक दूसरे के अपोजिट उल्टा सा आएंगे। उल्टा आएंगे तो यहाँ पे ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का हो जाएगा। तो पावर भी पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगी। तो जो इक्विवेलेंट पावर होगी, या फिर यहाँ पे इक्विवेलेंट पावर जो है वो तो सीधा एडिशन के जैसा यानी कि 3 के बराबर आएगी, और दूसरे केस में इक्विवेलेंट पावर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह आएगी। तो वो हो जाएगी 2 और 3, 1 और 2 है, 1 और 2, तो 1 इंटू 2, 1 + 2, तो हो जाएगा 2/3। तो इनका रेशो देखें पावर आउटपुट्स का, 1 रेशो इनका पहले वाले का और दूसरे वाले के साथ, तो 3/2/3, तो हो जाएगा 9/2। तो 9/2 में या फिर 2/9, तो सेकंड ऑप्शन ही है दोनों केसेस में। 2/9 जो है हमारा पावर का रेशो आ जाएगा। इसको और भी कैलकुलेशन से कर सकते हो, लेकिन मैंने फास्ट यहाँ पे बताया है। तो 2/9 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर, आईपीस का फोकल लेंथ 5, मैग्नीफाइंग पावर पूछा है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए। देखो टेलीस्कोप के लिए 2 मैग्निफिकेशन पावर होती है, एक तो होती है लीस्ट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कंफर्टेबल विजन के लिए, और एक होती है कंफर्टेबल आई के लिए, जो होता है इन्फिनिटी के लिए। तो इन्फिनिटी के लिए मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ऑब्जेक्टिव अपॉन आई पीस होता है, एफ ऑब्जेक्टिव अपॉन एफ आई पीस। बस फॉर्मूले का यूज करना है, 140/5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 28। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। रे ऑप्टिक्स में है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। लास्ट 50वां सवाल, यूनिट एंड डायमेंशन का। फोर्स का फॉर्मूला दे रखा है α T² + βT, एक्ट्स ऑन ए particle at a given time t, the factor which is dimensionless if alpha and beta are constant।
पहले तो अगर इसका फोर्स का यूनिट है तो अल्फा और बीटा का यूनिट निकाल लेते हैं। फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, तो अल्फा टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो होगा mlt-2 अल्फा टी स्क्वायर का। तो अल्फा का डायमेंशन देखो क्या हो जाएगा, ये टी इधर आएगा तो mlt-4 हो जाएगा अल्फा का डायमेंशन। बीटा इंटू टी का भी डायमेंशन क्या है, mlt-2, टी इधर आएगा तो बीटा का डायमेंशन हो जाएगा mlt-3। अब देखो बीटा टी अपॉन अल्फा चेक करते हैं, पहला बीटा टी अपॉन अल्फा, तो mlt-3 इंटू टी अपॉन अल्फा mlt-4, ये -3 है, इधर आएगा तो -2, ml तो ml कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसके साथ कैंसिल नहीं हो रहा, गलत ऑप्शन। सेकंड चेक करते हैं अल्फा टी अपॉन बीटा, अल्फा कितना, अल्फा हो गया mlt-4 इंटू टी अपॉन बीटा mlt-3। तो यहाँ पे देखो ये टी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा, -3 से -3 कैंसिल, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हियर। तो इस तरह से ये 50 क्वेश्चन थे इस बार नीट 2024 के फिजिक्स के पेपर में। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताए। सारे क्वेश्चंस लगभग अगर देखा जाए तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में से ही थे। किसी एक दो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है, लेकिन लगभग स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी में से थे। 50 क्वेश्चंस में से अगर मैं 40 से 45 क्वेश्चंस की बात करूं तो बड़े आसान थे। 5 से 7 क्वेश्चन मुश्किल थे, 2-3 क्वेश्चन और ज़्यादा मुश्किल थे, जिसमें आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम करनी चाहिए। अगर वो दोनों चीज़ें नहीं हैं तो वो 2-3 क्वेश्चन जो है वो आप गलत कर सकते हो। ओवरऑल पेपर बड़ा आसान था और कट ऑफ जो है पिछले साल के मुकाबले हो सकता है 2-5 नंबर ज़्यादा जाए, क्योंकि हर साल ऐसा देखा गया है कट ऑफ जो है 2-5 नंबर बढ़ती जाती है। आपको ये सॉल्यूशंस कैसे लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी देना, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।